और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर आ रही है सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र से। उद्धव के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत, यानी अभी बगावत खत्म नहीं हुई है। उद्धव को एक और बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे ने ऐसी जगह वार किया है उद्धव के, जहां से पूरी तरह से उद्धव की पार्टी का भी खत्म होना तय है शिंदे के साथ। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो एमपीज देख रहे हैं, ये जो सांसद देख रहे हैं, ये सांसद भी शिंदे के साथ आकर खड़े होने को तैयार हो गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी बगावत ये है जो उद्धव के साथ खड़े नजर आ रहे थे कल तक, आज एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो रहे हैं। बड़ी चीज ये है, ये जो सांसद है, एक बड़ी बैठक हुई। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। होटल ट्राइडेंट में एक बड़ी बैठक हुई जहां एकनाथ शिंदे मौजूद थे और इस बैठक में ही एकनाथ शिंदे को सांसदों ने समर्थन दिया है। खबर ये आ रही है इस वक्त, और ये जो खबर है ये बता रही है कि ये बड़ा झटका है। आइए अब आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे उद्धव के साथ एक बहुत बड़ा खेला हो गया है। उद्धव के लिए अब मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। देखिए जरा खेला क्या है उद्धव के साथ। खेला ये है कि ये देख रहे हैं आप, ये बैठे एकनाथ शिंदे होटल ट्राइडेंट में। ये बहुत बड़ी बैठक हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। उद्धव के लिए सब कुछ खत्म होने का वक्त आ गया। सीएम की कुर्सी तो जा चुकी है। शिंदे ने बाकायदा, सामने आप मॉनिटर देख रहे हैं, इस मॉनिटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद जुड़े थे। बताया जा रहा है वो सांसद जो अब तक उद्धव के साथ थे, वो सांसद होटल ट्राइडेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिंदे के साथ जुड़े और बैठक में शामिल हुए। विधायकों के बाद अब सांसदों की टूट की खबर है। खबर यह है बड़ी, शिवसेना के लोकसभा में आपको बताऊं 18 सांसद हैं और राज्यसभा में शिवसेना के पास 4 सांसद हैं। उद्धव गुट के, खबर है उद्धव गुट के 14 सांसद, ये यानी शिंदे जिनसे बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, ये 14 सांसद हैं। खबर है कि 14 सांसद शिंदे के संपर्क में। सूत्रों से रिपब्लिक भारत को यह जानकारी मिली है और इसमें अपडेट यह कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद शिंदे ने एक बड़ी बैठक बुलाई और मुंबई के होटल ट्राइडेंट में शिंदे पहुंचे। चुनाव के बाद, यानी विधायक गए थे सब वोट देने के लिए, उसके बाद शिंदे होटल ट्राइडेंट पहुंचे। ट्राइडेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिंदे सभी के साथ जुड़े। उद्धव गुट के 14 सांसदों ने बाकायदा ऑनलाइन शिंदे के साथ बात की है। 12 सांसदों के साथ शिंदे दिल्ली आ सकते हैं। बड़ी खबर सोर्सेस से मिल रही है, शिंदे सांसदों के साथ दिल्ली का रुख कर सकते हैं और उद्धव गुट के से संसदीय दल के नेता का पद भी छिन सकता है। यह उद्धव के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। पिछले हफ्ते ही उद्धव भी सांसदों से मिले थे, बड़ी बात यह है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सांसदों की एक मांग थी, आपको याद होगा उद्धव ठाकरे भी सांसदों के आगे झुक गए थे। उनको लग रहा था वो दूसरी तरफ चलेंगे, कांग्रेस और एनसीपी के साथ राष्ट्रपति चुनाव पर यशवंत सिन्हा को वोट कर पाएंगे, लेकिन सांसदों ने कहा नहीं, वोट तो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को करना पड़ेगा। इसलिए सांसदों ने मुर्मू के लिए उद्धव ठाकरे पर बाकायदा दबाव बनाया। दबाव यह था, सांसदों के दबाव के बाद उद्धव मुर्मू के समर्थन में आ गए। खबर यह है, और सांसद उद्धव पर शिंदे के साथ आने का दबाव बना रहे थे बाकायदा, और इसलिए उद्धव तो आ गए सांसद के साथ। लेकिन सवाल यह है, और अकेले उद्धव नहीं आए, आदित्य ठाकरे को भी वहीं वोट करना पड़ा जहां सांसद चाहते थे। देखिए जरा, आदित्य वोट देने पहुंचे थे आज द्रौपदी मुर्मू को, जो कि एनडीए की उम्मीदवार है। ये इस वजह से नहीं गए थे क्योंकि खुद चाहते थे, बल्कि सारे सांसदों ने उद्धव से कहा कि वोट मुर्मू को, यानी एनडीए की कैंडिडेट को करेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए सर। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। यह है रामदास कदम, एकनाथ शिंदे के साथ जिन्हें आप देख रहे हैं रामदास कदम, उद्धव ठाकरे ये खड़े हुए हैं। अब रामदास कदम ने उद्धव को झटका दे दिया है, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। खबर यह है, यानी उद्धव ठाकरे के सबसे नजदीकी रहे एक और शख्स ने बगावत कर दी है। उद्धव के लिए यह सबसे बड़ी बगावत में शुमार है शिंदे के जाने के बाद। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और रामदास कदम के बीच कितनी नजदीकी रही है अब तक। लेकिन आपको बताऊं, ये जो नजदीकी है, ये नजदीकी ये बता रही है कि कैसे उद्धव के लिए झटका है। एक और तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, रामदास कदम ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, देखिए जरा। ये वो चिट्ठी है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ क्यों छोड़ा।
रामदास कदम बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कैसे हालात ऐसे कर दिए थे कि साथ रहने की स्थिति नहीं थी। देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा है रामदास कदम ने। यह चिट्ठी उद्धव ठाकरे के नाम लिखी गई है और उन्होंने लिखा है, उद्धव के करीबी रामदास कदम ने इस्तीफा दे दिया है। उद्धव को चिट्ठी लिखकर रामदास कदम ने यह रेजिग्नेशन सौंपा है बाकायदा। मूव कीजिए प्लीज। बाला साहब ठाकरे ने मेरी नियुक्ति की थी। रामदास कदम ने कहा बाला साहब ठाकरे ने मेरी नियुक्ति की थी, उनके बाद मेरे पद की कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। यानी बाला साहब ठाकरे गए तो मेरे पद की प्रतिष्ठा भी चली गई। उद्धव के पास हमारे लिए कोई वक्त नहीं था। ये वही शब्द हैं जो कल तक कौन दोहरा रहा था, कल तक दोहरा रहे थे ये बात बाकी के बागी विधायक। अब कौन कह रहा है, उद्धव ने हमें कभी विश्वास में नहीं लिया। रामदास कदम कह रहे हैं मैंने शिवसेना पर आए संकटों का सामना किया, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को अपमानित किया गया। रामदास कदम ने कहा मुझे मीडिया के सामने चुप रहने को कहा गया। मैंने कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन करने से रोका था। वो भी यही बात कह रहे हैं जो शिंदे कहते रहे। उनके खिलाफ बाला साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, यानी शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ संघर्ष किया। उद्धव ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। वो कह रहे हैं शिवसेना बाला साहब की शिवसेना नहीं रह गई है। शिवसेना दरअसल बाला साहब अगर होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। रामदास कदम 2014 से 19 तक पर्यावरण मंत्री थे। महाअघाड़ी सरकार में कोई मंत्री पद उन्हें नहीं मिला। पिछले साल विधान परिषद से भी उनका टिकट काट दिया गया था। रामदास कदम के बेटे योगेश रत्नागिरी से विधायक हैं और योगेश कदम पहले से शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। इसलिए रामदास कदम नाराज थे, पार्टी छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखिए, रामदास कदम जो बात कह रहे हैं हूबहू यही बातें एकनाथ शिंदे भी कह रहे थे। सुनिए जरा एकनाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ने के बाद क्या कहा था। बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो हिंदुत्व जो है, वो विचारधारा जो है, उसमें जो है महाविकास आघाड़ी में सबका दम घुट रहा था सभी लोगों का। तो उसमें सब लोगों ने खुली सांस लेने की कोशिश की है और हिंदुत्व के बावजूद डेवलपमेंट का मुद्दा भी, जो विकास है राज्य का विकास, उसे भी हम लोग प्राथमिकता देने वाले। उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका लग रहा है। खबर है कि उद्धव के सांसद भी अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं और ये सांसद सीएम एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं, जो पहले ही उद्धव पर करारी चोट कर चुके हैं। उद्धव ने पहले विधायकों की बगावत की कीमत सीएम की कुर्सी गंवा कर चुकाई, तो अब शिवसेना सांसदों के बीच बगावत की सुगबुगाहट तेज हो रही है। खबर है कि शिवसेना के 14 सांसदों ने शिंदे से संपर्क किया है, बाकायदा मीटिंग भी हुई है और भविष्य का एक्शन प्लान भी तैयार किया जा चुका है। पहले ही सैकड़ों पार्षद और नेता उद्धव को छोड़ एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। जैसे विधायक की चल रही है 16, वैसे जो हमारे अगर कोई एमपी उस गुट के साथ जुड़ गए तो कानूनी लड़ाई है। अब तक ये लोग अपना कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं। आज 16 दिन हो गए शपथ लेकर, लेकिन ये डर से, ये जो डर उनके मन में है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, जो 16 लोगों के बारे में जो पिटीशन है उसमें से एक ने भी शपथ ली तो पूरी तरह से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक हो जाएगी। सत्ता सुख के लिए हिंदुत्व से समझौता करने वाले उद्धव के हाथों से अब पार्टी की कमान भी छूटती जा रही है। एक तरफ सांसद जा रहे हैं, दूसरी तरफ रामदास कदम जा चुके हैं। रामदास कदम कहां गए देखिए जरा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रामदास कदम शिंदे के साथ आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि उद्धव को छोड़कर शिंदे और रामदास कदम एक साथ आ गए। ये उद्धव पर सबसे बड़ा झटका है। देखिए जरा, उद्धव के साथ ये बहुत बड़ा खेला हो गया है। ऐसे ही नहीं गए रामदास कदम। उद्धव के लिए कहिए या उनकी सियासत के लिए ये आखिरी कील साबित होगा रामदास कदम का जाना। ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं। देखिए जरा अब क्या होने जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, शिंदे और रामदास कदम आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे इस वक्त सिर्फ बोलने की स्थिति में भी नहीं बचे। उद्धव ने रामदास कदम को
शिवसेना से निकाल दिया है इस एक्शन के बाद कि रामदास कदम शिंदे से मिल गए। उसके बाद उद्धव ने एक्शन लिया, पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया। बाकायदा एक चिट्ठी भी जारी की गई है। उद्धव को छोड़ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं रामदास कदम। अब शिंदे और रामदास कदम साथ साथ हैं। शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो गए हैं रामदास कदम। आपको बताऊं, शिंदे गुट ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है और इतना ही नहीं, पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया है। उद्धव के लिए आज ये एक और बड़ा झटका सामने आया है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता चुन लिया गया है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता के तौर पर रामदास कदम की नियुक्ति कर दी गई है। बाकायदा दीपक केसरकर जो विधायक थे, आपने देखा होगा, जो होटल में मौजूद थे, मीडिया टेलीविजन के सामने भी आ रहे थे, उन्हें प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है इस नए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि शिंदे और उद्धव गुट की जो लड़ाई है वो लोकसभा पहुंच चुकी है, लोकसभा के दरवाजे तक पहुंच चुकी है ये लड़ाई। और लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, और बड़ी होगी ये लड़ाई। खबर ये है, आपको बताऊं कि लोकसभा में शिंदे और उद्धव दोनों के पक्ष की लड़ाई पहुंच चुकी है। उद्धव गुट ने बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी भी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। विनायक राउत ने बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, किसी और को सदन का नेता ना बनाए, ये कहा है सांसद विनायक राउत ने। लोकसभा में ये अब लड़ाई पहुंच गई है, अब सदन के नेता की लड़ाई शुरू हो गई है। ये लड़ाई आगे आगे देखिए कहां तक पहुंचती है। आई, लेकिन एक बुनियादी सवाल है जो सभी पूछ रहे हैं और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, आखिर क्यों बाला साहब की विरासत संभाल नहीं सके उद्धव, आखिर क्यों उत्तराधिकारी बन नहीं पाए उद्धव ठाकरे। दरअसल आपको बताऊं, शिवसेना की पहचान बाला साहब ठाकरे से है। वो बाला साहब जो कभी हिंदुत्व से समझौता नहीं करते, वो बाला साहब जो सत्ता के लिए अपनी विचारधारा की कुर्बानी नहीं देते, एक ऐसे फायर ब्रांड नेता जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि विरोधी भी उनके आगे नतमस्तक हो जाएं। लेकिन हर दूसरे पेशे की तरह राजनीति में भी संतान को उत्तराधिकारी बनाना सफलता की गारंटी नहीं मानी जाती। उद्धव के साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको बताऊं, शुरुआत में उद्धव खुद राजनीति से दूर भागते थे। उद्धव को फोटोग्राफी पसंद थी, लेकिन मां की जिद के कारण उद्धव ठाकरे की राजनीति में, पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई। उद्धव राजनीति में तो आ गए, लेकिन बाला साहब की असली विरासत को संभाल नहीं पाए। ना ही उद्धव के अंदर हिंदुत्व के लिए लड़ाई करने की कुवत दिखती है और ना ही वो अनुशासन जो शिवसैनिक को एकजुट रख पाए। शिवसेना के अंदर बगावत बाला साहब के वक्त में भी हुई, लेकिन बाला साहब के नेतृत्व को किसी ने चुनौती नहीं दी। बाला साहब बगावत को मसलना अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन यह समझ उद्धव के पास कम दिखती है और उसी का नतीजा है आज सबके सामने। जिस मातोश्री के सामने शिवसैनिक तो क्या, विरोधी पार्टियां भी शीश झुकाती थीं और उद्धव के नेतृत्व में उसी मातोश्री के खिलाफ शिवसैनिक मुखर हो गए। यह बताता है कि उद्धव ने कैसे शिवसेना को खत्म कर दिया अपने खुद के एक्शन से। बहरहाल आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों नहीं बन पाए उद्धव उत्तराधिकारी बाला साहब के। कहां क्या कमी है उद्धव में जो वो बाला साहब की जगह नहीं ले सके। देखिए, वजह यह है कि बाला साहब की विरासत उद्धव ठाकरे को मिली क्योंकि वो सुपुत्र थे। उद्धव को हिंदुत्व की विरासत संभालनी थी बाला साहब की, लेकिन उद्धव ने हिंदुत्व के साथ समझौता किया और सत्ता सुख पाने के लिए उद्धव ठाकरे ने क्या किया, सिर्फ मुख्यमंत्री बन जाऊं, इसलिए उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। विपरीत विचारधारा के साथ मिलकर सरकार बनाई उद्धव ठाकरे ने। जमीन से जुड़े शिवसेना नेताओं की अनदेखी की उसके बाद, और शिवसैनिक पार्टी में नेतृत्व की कमी को समझ चुके थे। इसीलिए देखिए, पहले विधायक, फिर सांसद, पार्षद, सब जाने को क्यों तैयार है, क्योंकि उस नेतृत्व की कमी को वो आज समझ रहे हैं। अविश्वास ऐसा था कि नेता मातोश्री के खिलाफ मुखर होते गए। सोचिए, इस मातोश्री में बाला साहब होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। उद्धव शिवसेना में हुए विद्रोह को भी कभी भांप नहीं पाए कि आखिर क्या चल रहा। सोचिए जरा, कभी समझ ही नहीं पाए उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जब सियासत
विरासत में मिलती है तो कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलाने की कोशिश की उद्धव ठाकरे ने। अपने रूम में बैठकर, एसी रूम में बैठकर पार्टी चलाने की कोशिश की। एकनाथ शिंदे की बगावत का जवाब नहीं था उनके पास। जो बात एकनाथ शिंदे ने कही, उद्धव ठाकरे को सीएम पद गंवाना पड़ा, यह सबसे बड़ी वजह है उनकी खुद की कमियों की वजह से। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं। दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत अभी भी सब कुछ चला गया। कुर्सी भी चली गई, विधायक भी चले गए, पार्षद भी चले गए, सांसद भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी संजय राउत कह रहे हैं असली शिव सैनिक तो वही है। सुनिए। नहीं चलेगा ये। राज्यपाल क्या करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे, ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी। और जो शिवसेना का नाम लेकर जो अपना दुकान चला रहे हैं ना, ये उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। असली शिवसेना जो है हमेशा बाला साहब ठाकरे जी, जहां ठाकरे वहां शिवसेना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली और एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक में कैसे आज विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया, उजड़ गया मैं कहूंगा। ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। तस्वीरें दिखाइए प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई आज थी और दावेदार दो थे। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू थी तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा थे। लेकिन मोदी के एक वार के आगे सब चारों खाने चित्त हो गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति चुनाव का। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह वोट देने पहुंचे। लेकिन इस वोटिंग में बड़ा खेल यह हुआ कि हो गई क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग हो गई और यह बहुत बड़ा झटका विपक्ष के लिए भी है। देखिए जरा, हुआ यह कि देखिए क्रॉस वोटिंग कहां कहां हुई। यानी लोगों ने वोट कर दिया जिन्हें वोट करना था अपनी पार्टी के स्टैंड की तरफ, लेकिन उन्होंने उलट द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हो गई, गुजरात में भी क्रॉस वोटिंग हुई, झारखंड में भी विधायकों को वोट करना था यशवंत सिन्हा की तरफ, उन्होंने वोट कर दिया द्रौपदी मुर्मू को। मध्य प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हो गई और ओडिशा में भी क्रॉस वोटिंग हो गई। ये वो राज्य हैं जहां के विधायकों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया। उन्होंने कहा मेरी अंतरात्मा ने की आवाज ने द्रौपदी मुर्मू को वोट करने के लिए कहा। असम में भी द्रौपदी मुर्मू के हक में वोट हुआ और मेघालय वो राज्य जहां विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। आइए अब आपको दिखाता हूं किस किस पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई है, किस किस को झटका लगा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी पार्टी सोनिया गांधी को। आप देख रहे हैं वोट देने पहुंची। राहुल गांधी ने वोट दिया तो कांग्रेस के विधायकों ने सबसे पहले आपको बताऊं क्रॉस वोटिंग कर दी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अखिलेश यादव भी वोट देने पहुंचे थे। अखिलेश यादव की लड़ाई चाचा के साथ कैसी हुई वो बताएंगे आपको, लेकिन आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। शरद पवार को आप देख रहे हैं, वो भी वोट देने के लिए पहुंचे। पीछे मुलायम सिंह यादव भी आपको नजर आ रहे हैं व्हील चेयर पर। तो शरद पवार वोट देने जरूर पहुंचे, लेकिन एनसीपी के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। अगली तस्वीर दिखाइए। ममता बनर्जी विधानसभा पहुंची वोट देने के लिए। खबर है कि टीएमसी के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। आइए अब आपको बताऊं कहां कितने दाग, कहां कितने दगा दे गए, ये आपको बताने जा रहा हूं। किस राज्य में किस पार्टी ने कितने विधायकों ने अपने लोगों को दगा दे दिया, देखिए जरा। ये आपके सामने आ गए। मेरे दूसरी तरफ देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं शरद पवार खड़े, सोनिया गांधी खड़ी, अखिलेश यादव खड़े। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उनके बगल में प्रधानमंत्री मोदी हैं। मोदी का मास्टर स्ट्रोक कि इन सब के विधायक भी इधर आकर वोट दे गए। हुआ यह कि राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में देखिए अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। कैसे? शिवपाल यादव ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाल दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश के विधायक शाजिल इस्लाम ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी, अखिलेश की लाइन से उलट वोट कर दिया इधर। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। एमपी में भी 7 से 8 विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार को बाकायदा वोट दे दिया है। कांग्रेस विधायक ने मुर्मू के पक्ष में वोट डाल दिए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधायक ने भी क्रॉस वोटिंग की है और मेघालय में भी कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। यह लगा है झटका। मेघालय में ममता बनर्जी के 12 विधायकों ने, खबर है
मुर्मू को वोट दिया है और मुर्मू के गृह राज्य उड़ीसा में भी क्रॉस वोटिंग हो गई है। कांग्रेस एमएलए मोहम्मद मुकीम ने मुर्मू को वोट दिया है। अब आप बखूबी समझ सकते हैं, गुजरात में एनसीपी के एक विधायक ने मुर्मू को वोट दिया है। यह है स्थिति क्रॉस वोटिंग की। झारखंड में भी शरद पवार के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और राष्ट्रपति चुनाव में 99% ज्यादा मतदान हुआ है। 6 सांसदों ने चुनाव में वोट नहीं डाला है। बीजेपी सांसद सनी देओल ने वोट नहीं डाला है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है। इस क्रॉस वोटिंग में अब द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है। सुनिए जरा। इस मिट्टी के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है, तो इसलिए स्वाधीन मन से ये चिंता करके हमने निष्पत्ति लिया, सोचा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी वोट द्रौपदी मुर्मू को जाना चाहिए, तो इसलिए मैं द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया हूं। मुझे लगता है कि अंतरात्मा की आवाज वो सुनेंगे और मुर्मू जी को मतदान कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। कौन सी अंतरात्मा की आवाज? ये तो मुझे मिलने आए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल। ये भाजपा की राजनीति है, क्रॉस वोटिंग, खरीदने, दबाने, डराने। ये भाजपा का कहना था, कोई किसी के कोई क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकता है। मैं खुद इस वर्ग से, समाज से आता हूं। जिस लाइन को जो फैला रहे थे, ये भाजपा ऐसी रूमर फैला रही थी और भाजपा को डर था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे क्रॉस वोटिंग में चाचा भतीजे आमने सामने आ गए। देखिए जरा, चाचा रूठे और साथी भी छूट गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? चाचा भतीजे आमने सामने आ गए। आईएसआई एजेंट पर चाचा ने अखिलेश पर हमला किया तो अखिलेश ने चाचा पर पलटवार किया। देखिए जरा क्या कह रहे हैं दोनों एक दूसरे से। सबसे पहले शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा वोटिंग से पहले शिवपाल ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी। कल मैंने आपको बताया था, यशवंत सिन्हा ने नेताजी का अपमान किया था। शिवपाल ने कहा था नेताजी को यशवंत सिन्हा ने आईएसआई का एजेंट बताया था। अखिलेश को कहा उन्होंने, हम ऐसे उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकते। नेताजी पर आरोप लगाने वाले को कभी वोट नहीं करेंगे। शिवपाल ने कहा जो पद पर आसीन होने जा रहे हैं उन्हें वोट किया है। अखिलेश यादव ने कहा यह चिट्ठी चाचा ने नहीं लिखी, वो कह रहे हैं ये चिट्ठी बीजेपी ने लिखवाई है शिवपाल यादव से। चाचा को यह याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और नेताजी के लिए क्या क्या कहा है। मैं यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कोई ऐसा हो जो सरकार को अर्थव्यवस्था पर बता सके। उन्होंने कहा श्रीलंका का हाल देखिए क्या हो रहा है। अखिलेश यादव को श्रीलंका याद आ गया। अखिलेश ने डिनर डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया बाकायदा कि कैसे विधायक उनके पक्ष में वोट करें, लेकिन विधायकों में सारे विधायक नहीं पहुंचे। खबर यह आई है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के लिए चुनाव हो रहा है और एनडीए ने, खासकर प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। तो मैं तो बधाई देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने एक आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया। और जो फिर नेताजी का अपमान करने वाले लोग और जो भी कट्टर समाजवादी पार्टी के कट्टर लोग हैं, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, वो कभी नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, बड़ा झूठ और किसी को गुमराह करना हो, उनसे बेहतर गुमराह कोई नहीं करता। इसीलिए लोकतंत्र की जरूरी है, लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। और ये चाचा भतीजे की लड़ाई तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं और कौन कौन वोट करने पहुंचा था। तो चाचा तो छूट गए और साथी रूठ गए। राजभर वोट देने पहुंचे थे बाकायदा, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उन्होंने वोट नहीं किया। अगली तस्वीर दिखाइए। राजभर के अलावा आजम खान वोट करने के लिए पहुंचे थे। आजम खान ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। तेजस्वी यादव वोट देने पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, उन्हें तेजस्वी ने बाकायदा मूर्ति कहा था
क्या कुछ कहा आजम खान, क्या कहना है आजम खान से जब पूछा गया तो वो बताने लगे कि उन पर तो बकरी चोरी का आरोप है, भैंस चोरी का आरोप है। सुनिए जरा। चुनाव तो एक तरफा हो गया है। देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है और नेता भी इसी बात को कहते हैं। तो यूपी को ही आप खाली गिनती कर लीजिए, तो यूपी की गिनती में कहां विपक्ष खड़ा है। हर लड़ने वाला यही मान के चलता है कि वो जीतेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दारुशिफा से यहाँ तक पुलिस ने मारा नहीं। उससे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे। जब बीए पास द्रौपदी मुर्मू जी समाज के अंतिम व्यक्ति है, उसके बारे में ऐसी बात करना, तो उसको तो अपने घर में पहले झांकना चाहिए। और आइए अब आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो कैसे उम्मीदवार जरूर एनडीए की हैं, जीत की पूरी उनकी तैयारी है। उनके घर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, घर में किस तरह पूजा हो रही है, उनके जहां की वो रहने वाली हैं। ये देखिए, लोग चारों तरफ से घेर कर पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी जीत की कामना कर रहे हैं। और कैसे आपको बताऊं कि बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए एनडीए की उम्मीदवार मुर्मू जी बाकायदा शिक्षिका बन गई, टीचर बन गई। ये देखिए जरा, उनके बारे में बेहद गरीबी में आपको बताऊं, द्रौपदी मुर्मू जी का जो बचपन है वो बेहद गरीबी में बीता। भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज में से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। बेटी के लिए टीचर के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया है और सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही हैं वो। इसके बाद असिस्टेंट टीचर बनी है और इसके बाद सियासत में उन्होंने एंट्री ली है, यानी इससे पहले पढ़ाती थी वो, विधायक, मंत्री और गवर्नर बनी। उसके बाद जीतने पर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी प्रतिभा देवी पाटिल के बाद। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं। देखिए जरा, हमारी सहयोगी वहां पहुंची जहां एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए पूजा पाठ हो रही थी, उनकी रिपोर्ट देखिए। सुबह से ही ये पूजा हो रही है, इसमें महिलाएं भी, इस पूरे गांव की महिलाएं और पुरुष शामिल हैं जो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर वाले से कि बस जल्दी से द्रौपदी मुर्मू जीते और एक खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी मिले जिसके बाद जश्न होगा। 21 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या तैयारी, रिजल्ट आएंगे, क्या क्या तैयारी है उसको लेकर? हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि वो जीते और हमारे उड़ीसा इंडिया में नाम जाने। हाँ, बहुत जोर शोर से जश्न मनाया जाएगा इस विलेज में और जितना हो सकता है सब कुछ हम लोग करेंगे यहाँ पे, जितना मान सम्मान के साथ में, धूम धड़ाके के साथ में जश्न मनाया जाएगा। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं द्रौपदी मुर्मू, जो माना जा रहा है, गिरिराज सिंह ने तो लिख दिया कि 200% मैं कह सकता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी ही देश की राष्ट्रपति होंगी। लेकिन उनके बारे में बताऊं, उन्होंने कैसे शादी की, उनके साथ भी अच्छी कहानियां भी जुड़ी हैं और बहुत दुख और दर्द भरी कहानी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि आखिर कैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने शादी की। द्रौपदी मुर्मू दरअसल संथाल समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से। 1980 में उनकी शादी पक्की हुई थी और भुवनेश्वर में ही उनके जो शौहर थे वो श्याम चरण भुवनेश्वर में पढ़ते थे। कॉलेज में ही दोनों की मुलाकात हुई उस दौरान और श्याम भी संथाल समाज से ही थे। दोनों के बीच श्याम शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचे द्रौपदी मुर्मू जी के घर। शादी के लिए गांव में कई दिन तक रुके थे श्याम जी और दहेज में उन्होंने एक गाय ली थी, एक बैल मिला था उन्हें दहेज में। उस दौरान 16 जोड़ी कपड़े भी दिए गए थे उन्हें। साथ ही साथ पहाड़पुर गांव द्रौपदी मुर्मू का ससुराल है। ये बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि देश की होने वाली जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति दरअसल किस वर्ग, किस समाज से आती हैं। राष्ट्रपति मतलब देश की प्रथम नागरिक। देश की प्रथम नागरिक जब इस समाज से आकर उस पद पर बैठेंगी तो बुनियाद से उस वर्ग का भी विकास होगा, उस वर्ग की भी तरक्की होगी, उस वर्ग का भी उत्थान होगा। आइए अब हमारे सहयोगी ने उनके ससुराल से एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए सर।
चुके हैं उस जगह पर जहां द्रौपदी मुर्मू शादी के बाद आई थी, यानी शादी के बाद ब्याह कर इसी जगह पर आई थी। अभी ये स्कूल है एक, अभी आप इसको देख रहे हैं, पूरा ये एक स्कूल बना दिया गया है क्योंकि उन्होंने अब दान कर दिया है इस जगह को एक स्कूल के तौर पर, जिससे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जा सके। मेरे दाहिने हाथ पे आप देखिए अभी भी एक घर की तरह की आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं। ये घर है लेकिन ये अब ऑफिस की तरह इससे काम किया जाता है, स्कूल के ऑफिस की तरह काम किया जाता है। और बिल्कुल मेरे बाएं तरफ देखिए, यहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं, उनकी बहुत सी यादें इस जगह से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि यहाँ पर इस जगह पर उनके स्वर्गवासी पति और उनके दोनों बेटों का स्टैचू लगाया गया है, उनकी मूर्ति लगाई गई है उनकी याद में। और जब भी द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आती हैं तो वो यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं, नमन करती हैं, उन्हें याद करती हैं। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एनडीए की उम्मीदवार और होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संघर्ष। इसके बारे में सुनेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। द्रौपदी मुर्मू का जीवन दरअसल एक मिसाल है। आपको बताऊं, मुर्मू का जीवन संघर्षों में बीता। पहली बात, श्यामचरण से मुर्मू की शादी हुई। मैंने आपको शुरू में बताया द्रौपदी मुर्मू की 3 संतानें थी। मुर्मू के पति और 2 बेटे की मौत हो चुकी है। अभी परिवार में मुर्मू की 1 बेटी है। इसके अलावा 2009 में बेटी की मौत के बाद पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू जी टूट गई थी। पति और बच्चों की याद में उन्होंने प्रतिमा स्थापित करवाई। जिस घर में दुल्हन बनकर आई वहां उन्होंने स्कूल खोला है, यानी जिस घर में वो दुल्हन बनकर गई थी पति की मौत के बाद उसे स्कूल में तब्दील कर दिया है। 2016 में मुर्मू ने अपनी आंखें दान करने की भी घोषणा की है। तो ये उनके संघर्ष की कहानी थी। अब जरा सुनिए, जब जिस परेशान घड़ी में थी, संघर्ष घड़ी में थी, तो वो संस्थान एक ब्रह्मा कुमारी वहां जाया करती थी। जरा देखिए वहां से एक रिपोर्ट। मुर्मू मैडम यहाँ आया करती थी, कितना समय यहाँ पर आई? मतलब 2009 से ही आ रहे हैं रेगुलर। 2009 से 2014 का समय बहुत मुश्किल था। मुश्किल था, उसके पहले ही मुश्किल था। जब उसका बड़ा बेटा शरीर छोड़ दिए थे तो उसका मतलब परिस्थिति बहुत मतलब खराब था, बहुत दुखी थे। और उसको जैसे लग रहा था जी इस संसार में रहना बेकार है, जीना मुश्किल है मेरे लिए। और उनको हम बताए, हम लोग बोले कि आप कुछ दिन अभ्यास कीजिए आने के लिए। धीरे धीरे उनका मानसिक स्थिति मतलब सुधार होने लगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली एक और बड़ी खबर 9:30 के अपने चंक में हम बात करने जा रहे हैं योगी का फरमान, मदरसे होंगे मॉडर्न। योगी का बड़ा फरमान, सबसे बड़ा फरमान मॉडर्न मदरसों के लिए आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास, सभी को कैसे आगे लेकर चलना है। तो मदरसों के लिए यह बहुत बड़ा आदेश है योगी का। जरा रिपोर्ट देखिए। मदरसों के लिए योगी सरकार का फरमान, मदरसों को मॉडर्न बनाने का प्लान तैयार। दीनी तालीम के साथ योगी का मदरसों में आधुनिक शिक्षा पर जोर। सीएम योगी ने मदरसों के बदलाव का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। यूपी में योगी पूरी तरह से अब सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे समाज की रफ्तार में पीछे न रह जाएं, इसलिए योगी ने मदरसों की शिक्षा में आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया है। आज जहां बच्चा एक तरफ दीनी तालीम हासिल करता है तो दूसरी तरफ वो आधुनिक शिक्षा भी हासिल करता है, और ये दोनों शिक्षा के माध्यम से उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ता है। इसी तरीके से हमने इस अपने पाठ्यक्रम को ऐप के माध्यम से भी 100 दिन के भीतर का जो हमने टारगेट लिया था योगी 2.0 में, हमने एक मदरसे के एजुकेशन के लिए ऐप भी डेवलप किया, मदरसा ई लर्निंग ऐप। मदरसे में अब सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि बच्चों को मैथ साइंस भी गंभीरता के साथ ट्रेंड शिक्षक ही पढ़ाएंगे।
अब देखिए जरा उत्तर प्रदेश में मदरसों में क्या बदलाव होने वाला है। एक तरफ आप इधर बच्चों को देख रहे हैं मदरसों में, अब तक क्या था, ये ग्राफिक्स ऊपर से उल्टा हो गया है। अब तक क्या था वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले मजहबी तालीम पर दरअसल जोर था और अब मदरसों में मॉडर्न शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। ये बड़ा बदलाव होगा। मूव कीजिए प्लीज। कुरान, मोहम्मद साहब की परंपरा की पढ़ाई अब तक हुआ करती थी, अब क्या होगा, विज्ञान, गणित जैसे विषयों पर फोकस होगा। ये विषय पहले भी पढ़ाए जाते थे लेकिन इन पर कोई फोकस नहीं होता था। अब तक सिर्फ धार्मिक ज्ञान और इल्म पर फोकस होता था, लेकिन अब मैथ्स और साइंस पर भी फोकस होगा। अब तक क्या था, अरबी और फारसी भाषा, उर्दू में ज्यादातर पढ़ाइयां होती थी। अब मदरसों में क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी में भी पढ़ाई होगी। मदरसे, अब तक मदरसों में पढ़े लोग ही जो मदरसों में पढ़ते थे उन्हीं की नौकरी मदरसों में लग जाती थी, वही मदरसों में अब तक पढ़ाया करते थे। यह एक बड़ी बुनियादी वजह थी मदरसों के पिछड़ेपन की। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ क्या करने वाले हैं, अब बाकायदा एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, MTET एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद ही भर्तियां होंगी। अब तक क्या था, बाकायदा दीनी तालीम पर ज्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अब 20% दीनी शिक्षा दी जाएगी और 80% आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। यानी योगी का जो फोकस है वो आधुनिक शिक्षा पर ज्यादा है। अब तक मदरसों में क्या था, मौखिक तरीके से शिक्षा ज्यादा दी जाती थी। टीचर क्लास में खड़ा होता था, वो बोलता था, बच्चे उसके पीछे बोलते थे और ओरली सुना जाता था। लेकिन मौखिक के साथ अब मॉडर्न मदरसों में लिखित शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। अब तक पुराने मदरसों में क्या हो रहा था, पढ़ाने के पुराने तरीके ही प्रचलित थे, पुराने तरीकों से ही पढ़ाया जाता रहा था, मॉडर्नाइजेशन से दूर थे और इससे परहेज करते थे। अब क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बाकायदा ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। मोबाइल और टैबलेट के जरिए पढ़ाई भी की जा सकेगी इन ऐप के जरिए। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मौलाना साहब। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ ने अब तैयारी कर ली है कि मदरसों को कैसे आधुनिक बनाया जाए, मदरसों को कैसे मॉडर्न बनाया जाए। अब 20 और 80 के रेशियो में पढ़ाई होगी, यानी 20% तो कुरान पढ़ाया जाएगा और 80% साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। योगी के इस फैसले और ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी वजीर आला उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला कि मदरसों में उत्तर प्रदेश के मदारिस में अब 20% दीनी तालीम होगी और 80% जो है मॉडर्न एजुकेशन और दुनियावी तालीम, आधुनिक शिक्षा होगी, ये फैसला काबिल तारीफ है और अच्छा कदम है। मैं इस पर योगी जी को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि मदारिस वाले उलमा हजरात जो है वो इसको मुकम्मल हिमायत देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का, अली जनाब वजीर आजम का वो ख्वाब भी इसमें मुकम्मल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं मुसलमानों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो उनका ये सपना भी साकार हो रहा है। और अभी तो मदारिस की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है उत्तर प्रदेश में, और बल्कि जहां जहां भी ये मदारिस है इस तरह के, वहां कहीं भी छुपी हुई नहीं है। जर्जर हालत है, न दीनी तालीम है न दुनियावी तालीम है, खालिस तनख्वाहें ली जा रही हैं और बस वक्त गुजारा जा रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि मुसलमानों की माइनॉरिटी की तरक्की के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ कैसे मुसलमानों के साथ खड़े रहे हैं पिछले शासन के दौरान भी और योगी 2.0 में भी। देखिए जरा, मुसलमानों के साथ योगी आदित्यनाथ कैसे कदम से कदम मिलाते नजर आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ किया है ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, बजट में मदरसों को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया गया है। बजट में मदरसों के लिए 479 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 600 करोड़ रुपए बाकायदा दिए गए। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए दिए गए। शिक्षा पेयजल की योजनाओं के लिए 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं और मदरसों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है।
एक या दो कमरे में अब मदरसे नहीं चलेंगे। पहले होता क्या था, मदरसे एक या दो कमरों में चलते थे, एक या दो कमरे ले लिए गए, वो पैरामीटर भी पूरे नहीं करते थे, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, सरकार से एड ली जाती थी, लेकिन वो सब योगी ने बंद कर दिया क्योंकि वो फर्जीवाड़ा हो रहा था। मदरसा चलाने के लिए अब सरकार की अनुमति जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन बाकायदा किया गया। सरकारी कोचिंग का मुस्लिम छात्रों को भी लाभ मिला। आवास से लेकर शौचालय तक हर योजना का काम के जरिए पूरा लाभ दिया गया। योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश थी। तो अकेले योगी नहीं, ये कहां से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उनकी पहली कोशिश ये थी, सबका साथ सबका विकास। ये तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे, आप देखिए, जब भी गए, विदेशी मुल्कों में गए, मुस्लिम कंट्रीज में गए, तो वहां के मुसलमानों ने कैसे उनका वेलकम किया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं मोदी के साथ कैसे मुसलमान आकर खड़े हो गए। देखिए जरा, 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी ने अपने नारों और फैसलों से साफ कर दिया कि मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को जुल्म से राहत दिलाई। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं को भी सख्त हिदायत देकर यह जाहिर कर दिया कि वो सबको साथ लेकर चलने वाले मंत्र पर ही चल रहे हैं। मोदी सरकार के फैसले का ही नतीजा था कि संयुक्त अरब अमीरात सहित 7 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे उच्च सम्मान से सम्मानित कर उनके प्रयासों की सफलता पर अपनी मुहर भी लगाई। यह है बड़ी वजह। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपके जहन में युवाओं की तरक्की पर ही नहीं, उन्हें इंसानी उसूलों की तालीम पर भी तवज्जो है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या कुछ किया है 2014 से अब तक मुसलमानों के लिए। देखिए जरा, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, जो सिर्फ नारा नहीं, उनकी कोशिश थी उनको विकास की रफ्तार के साथ आगे लेकर आना और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाना। मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने। इंग्लिश, मैथ, साइंस की शिक्षा पर जोर दिया, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं 2017 से यूपी में। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से इसकी शुरुआत की। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, यह प्रधानमंत्री ने कहा। अल्पसंख्यक वर्ग के 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। शैक्षिक संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। प्रधानमंत्री ने यह देखा और एहसास किया, महसूस किया कि मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम तुष्टीकरण जरूर हुआ, वोट बैंक के लिए मुसलमानों को लॉलीपॉप जरूर दिया गया, लेकिन मुसलमानों के इलाकों की हालत सबसे ज्यादा जर्जर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या बाकी बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से वो हमेशा बदहाल स्थिति में रहे और रखे गए। इसके लिए वो सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं जो मुसलमानों से वोट लेती रही अब तक। मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी का विकास किया गया। स्कूल कॉलेज खोलने के लिए 100% फंडिंग की व्यवस्था की गई। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष रोजगार योजना दी गई। सीखो और कमाओ उस्ताद जैसी योजना शुरू की गई। इन इलाकों में मुस्लिम लड़कियों के लिए भी नई रोशनी योजना की शुरुआत की गई है। ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की और मकसद एक था कि कैसे मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल, क्या यही वजह है कि आजमगढ़ और रामपुर, जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इन इलाकों से भी जब बीजेपी जीत कर आती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वक्त के साथ मुसलमानों को अब अपने साथ बीजेपी के साथ जोड़ पाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं? ये उन पार्टियों के लिए झटका है जो केवल मुसलमानों का नाम लेकर, उनके वोट लेकर उनका इस्तेमाल करती हैं। देखिए जरा बीजेपी का अहम फैक्टर, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। ये अपने आप में उन दूसरे दलों के लिए चुनौती है।
जीत के पीछे बड़ी वजह पसमानदा मुसलमान को माना जा रहा है, जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है। मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमान करीब 70% बताया जाता है, 70%, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा यह हिदायत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी बीजेपी को भी सुझाव दिया इससे जुड़ा हुआ कि हमें पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ना है, उस वर्ग को मुसलमानों के पार्टी से जोड़ना है जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, जो अब दबा कुचला है। सर्वे के अनुसार 2019 में आपको बताऊं 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। यह कहता है सर्वे 2019 का, यानी लोकसभा चुनाव में, मोदी के चुनाव। 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। करीब 15% मोदी सरकार की वापसी चाहते थे। पसमानदा मुसलमान 2024 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, कहा यह जा रहा है। अगर पसमानदा मुसलमान, जो कि 70% बताया जा रहा है, यह 70% मुसलमान में से अगर एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आकर वोट करता है 2024 में, तो जीत और आसान हो जाएगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है, आखिर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अगली रेस, जो बड़ी रेस तैयार हो रही है, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति की रेस शुरू हो गई है। दो नाम जो सामने है, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जगदीप धनखड़ को, जो कि आज नामांकन करने पहुंचे थे। एनडीए के उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक के रूप में उनके साथ थे। ये आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा देख रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति अपना नामांकन भरने पहुंचे। प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। प्रधानमंत्री खुद प्रस्तावक के रोल में थे। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं मार्गरेट अल्वा की, जो कि यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। यूपीए ने उन्हें कंटेस्टेंट बनाया है। आइए अब दोनों के बारे में आपको बताते हैं, उपराष्ट्रपति और एनडीए की उम्मीदवार और यूपीए के उम्मीदवार, दोनों को देखिए जरा। आपको बताऊं कि जो धनखड़ साहब हैं, धनखड़ साहब राज्यपाल रहे हैं, बंगाल के राज्यपाल, और जो मार्गरेट अल्वा हैं, ये भी राज्यपाल रह चुकी हैं, यानी दोनों राज्यपाल रह चुके हैं, वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। धनखड़ साहब केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अल्वा भी केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। धनखड़ कानून में, लॉ की ग्रेजुएट डिग्री है उनके पास, और मार्गरेट अल्वा भी कानून की पढ़ाई कर चुकी हैं, यानी दोनों में कोई किसी से पीछे नहीं है अब तक काबिलियत में। धनखड़ साहब एक बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और मार्गरेट अल्वा भी लोकसभा का चुनाव जीती हैं। लोकसभापति धनखड़ राजस्थान के मूल निवासी हैं दरअसल, और मार्गरेट अल्वा राजस्थान में राज्यपाल रही हैं। धनखड़ साहब जनता दल और कांग्रेस में रह चुके हैं और मार्गरेट अल्वा आज भी कांग्रेस पार्टी में हैं। ये दोनों उम्मीदवार, अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं धनखड़ साहब, सुनिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं, लीडरशिप का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय तांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। तो आपने सुना जगदीप धनखड़ साहब को क्या कह रहे हैं, अब जरा सुनिए राम गोपाल वर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आप लोगों की। वाइस प्रेसिडेंट की बैठक पे कुछ तो बोलिए सर। नॉमिनेशन कराएंगे अपने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार। आप लोग खाना आ गया भाई, हेलो, सहयोग करिए और मार्गरेट अल्वा जैसी बहुत ही सीनियर वरिष्ठ सीजन पॉलिटिशियन को सपोर्ट के लिए माहौल बनाए। मायावती जी कह रहे हैं कि मन की बात सुनो, राष्ट्रपति चुनाव के दिन तो कहा आज उन्होंने, कितने मायावती जी ने, कि मन की बात सुने वोट डालने के पहले। आपका क्या कहना है? जानती नहीं उनकी मन की बात क्या, न उनके मन की बात जाने, न कौन सा उनकी बात जाने। सर ऐसा तो नहीं है यशवंत सिन्हा जी के जैसे केस में आधे ज्यादा अपोजिशन लीडर्स ने बैकआउट कर लिया, इनके केस में ऐसा ना हो? किस आदेश? सर जेएमएम शिवसेना सबने सपोर्ट एक्सटेंड किया मुर्मू को। ऑल एवरीबडी हैज सपोर्टेड, और जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया वो अपोजिशन के लोग नहीं है। दे आर प्रो बीजेपी, दे आर द स्टूज ऑफ बीजेपी। शिवपाल जी के लिए क्या कहेंगे, वो भी कह रहे थे
तो ये तो यहाँ पर। और आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें जो आज से पहले शायद आपने नहीं सुनी होंगी, वो चीजें जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। ये देखिए आपके सामने आ गया। राष्ट्रपति को दरअसल सीधे जनता नहीं चुनती है। ये इकलौता चुनाव है जिसे सीधे जनता नहीं चुनती है। इसमें केवल सांसद और विधायक वोट करते हैं। इसमें केवल सांसद और विधायक वोटिंग के लिए जाते हैं। विधानसभाओं में सांसद सदन में जाते हैं वोट करने के लिए। सदन या विधानमंडल के नामित सदस्य इसमें वोट नहीं करते हैं, यानी जो जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते हैं। इसमें वोट वो करते हैं जो जनता के द्वारा चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होते हैं। मूव कीजिए इसे। इसलिए इस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं, यानी इसमें सीधे जनता वोट नहीं करती है। सर्वोच्च नागरिक को चुना जाता है, देश का प्रथम नागरिक, लेकिन इसमें चुने हुए सांसद और विधायक वोट करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भी सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है। आज आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे बैलेट बॉक्स था, उन्होंने एक पेपर पे लिखकर और बैलेट बॉक्स में उसे पर्ची को डाला। इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह चुनाव बैलेट बॉक्स से ही होता है। सारे बैलेट बॉक्स जहां विधानसभाओं में वोटिंग हुई है, वो सारे बैलेट बॉक्स फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में इनकी काउंटिंग होगी, क्योंकि वोटर को उम्मीदवार के पसंद का क्रम लिखना होता है। इसमें उम्मीदवार के पसंद का क्रम लिखना होता है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद जो हैं वो हरे रंग के बैलेट पेपर पर वोट करते हैं। जो सांसद वोट करेगा उसका पेपर, बैलेट पेपर हरे रंग का होगा, जबकि विधायक जो हैं वो गुलाबी रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं वोट के दौरान। ये दोनों में एक बड़ी चीज है। इसके अलावा इसमें एक ही रंग की स्याही और एक ही पेन का इस्तेमाल होता है। ये खास बात है, बहुत कम लोग जानते हैं। 2017 में बैगनी रंग की स्याही वाले पेन का इस्तेमाल हुआ था इसमें, और किसी और रंग की स्याही या पेन से वोट अमान्य हो जाता है। यानी किसी और रंग से अगर आपने वोट किया तो वो अमान्य हो जाएगा, आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा, वोट खराब हो जाएगा। इसीलिए ये खास रंग की स्याही से ही आपको वोट करना है, इस खास रंग से ही करना। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी चुनाव में नोटा भी इस्तेमाल होता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है। बाकी चुनाव की तरह विधानसभा और लोकसभा का जैसे चुनाव होता है वैसे ही ये चुनाव भी चुनाव आयोग कराता है। तो जल्दी यानी 22 तारीख को राष्ट्रपति के नतीजे आएंगे। ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।